कन्हैया कुमार के बगल में चलने वाला आदमी हल्का आदमी नहीं हो सकता है। जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो इसी स्थिति में है और जो उन पे शासन कर रहे हैं उनका शासन बना हुआ है। बीजेपी के पास आरएसएस है जी, हिंदुत्व है जी, राम मंदिर है, हिंदू मुसलमान है। कांग्रेस के पास क्या है? मैं मानती हूँ कि महिलाएं सृजन करती हैं फिर भी उनको आंसू मिलते हैं, लेकिन वो सृजनात्मकता के साथ साथ मिलता हुआ आंसू भी वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ती है, वो सिर्फ महिला कर सकती है। आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? मैं उस समय कमजोर पड़ जाती हूँ। मुझे लगता है कि कितना लोगों का एक्सपेक्टेशन है, जैसे लगता है कि कौन आ गया। लोग राजनीति करने के लिए हर 10 लाइन के बाद पिछड़ा दलित कहना जरूरी है। वो सामने नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। मीडिया पर आपको भरोसा है आज के जमाने में? कानून बनाना बहुत आसान है, उस कानून को चलाने में समस्या आती है। आप 3 बार से चुनाव हारते आ रहे हैं और अभी भी 99 सीट ही आप ला पाए हैं लोकसभा चुनाव में 24 में। तो हम कैसे आपकी बात को मान ले कि जनता कभी बदलाव हुआ? सिर्फ महिला की बात तब करते हैं जब उनको वोट चाहिए होता है। लोग बोलते हैं और भाजपा भी इस बात को बोलती है कि कांग्रेस चुनाव हार जाती है, ईवीएम गड़बड़ है। मैं वही काम क्यों करूंगी जिसका मैं विरोध करूं? कार्ल मार्क्स की कौन सी थ्योरी आपको पसंद है? सत्य परेशान हो सकता है, पराजित है। बड़ा बैलेंस जवाब दिया मैडम आपने, एकदम सधा तुला और सामने से तीर चला गया। ये बहुत दिन नहीं चल पाएगा और इसका रिजल्ट आप अयोध्या के चुनाव में देख चुके हैं। इमेजिन करिए कि आपको टिकट मिल गया, आप चुनाव मैदान में, आपके सामने मंत्री जमा खाए, उसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चैनपुर ही क्यों? हमें हाँ, पटना से भी क्यों? तो मुझे लगता है यहाँ कुछ नहीं है। 33 में मैथिली शरण गुप्त जी ने यशोधरा की रचना की। उस रचना में एक उन्होंने कविता की लाइन लिखी। कविता कुछ यूं है, हाय अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। यह कविता के इस अंश को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बेहद निराशाजनक बातें लिखी हुई हैं, लेकिन इस कविता में एक रहस्य छुपा है। रहस्य ये छुपा है कि नारी के पास सृजन की क्षमता है। वह सृजन की क्षमता जो एक समाज को सृजित करती है, एक संसार को सृजित करती है, ब्रह्मांड को सृजित करती है और साथ ही साथ राजनीति को भी सृजित करती है। अब आप शब्द राजनीति से बड़ा इत्तेफाक रख रहे होंगे, इस शब्द को भी समझने की, सहजने की और बरतने की बड़ी जरूरत है। राजनीति को अगर आप अर्थ से समझेंगे तो फिर ये बेअर्थ हो जाती है, लेकिन राजनीति को उद्देश्य से समझेंगे तो इसके तमाम उद्देश्य मिलकर आते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं अंचला सिंह जी, कांग्रेस नेत्री, और बदकही के इस एपिसोड में जो सत्ता के दावेदार हैं या जो सत्ताधीश हैं उनसे हम लोग सवाल करते हैं। सवाल में हम लोग तरफदारी एक ही आदमी की करते हैं जो आप कैमरे के पीछे हैं, मतलब जनता, और जनता की तरफदारी करते हुए हम अंचला सिंह जी से जरूरी सवाल, वाजिब सवाल पूछने का प्रयास करेंगे। मैम, पहले तो आपका स्वागत है हमारे बदकही के इस प्रोग्राम में। मैम, जब मैं आपके जीवन को देख रहा था, आप साइंस के स्टूडेंट थे, फिर आपका झुकाव आर्ट्स की तरफ आया, फिर आपने लॉ किया। ये उत्परिवर्तन जो हुआ, इसके पीछे की क्या कहानी है? जी, पसंद की जो बात कही जाए शिक्षा में तो मुझे साइंस स्ट्रीम पसंद था, मुझे वो सब्जेक्ट्स पसंद थे। लेकिन धीरे धीरे जब आपके ग्रोथ होते हैं, जब आप अपने स्कूलिंग और इससे जब कॉलेज की तरफ या इससे बाहर आते हैं, जब आप समाज से थोड़ा सा आपका जुड़ाव ज़्यादा होता है, हाँ, होने लगता है, बाहर की दुनिया से आप जब समझने लगते हैं, तो मुझे समझ आया कि मुझे एक आर्ट्स की जो आपने बात की, ये रास्ता है जो कि मैं ज़्यादा अच्छे से समझ पाऊंगी। जो हमारी बहुत सारी थियरीज है, प्रैक्टिकल लाइफ को समझने के, हमारे इतिहास को, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी भी हमेशा इतिहास पे बात करती है, तो इतिहास से सीख लेनी चाहिए। इतिहास में आपको रुके रहना कहीं भी आपकी प्रगति के लिए अच्छा नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को समझने के लिए मैंने वो स्ट्रीम लिया और मैंने पढ़ाई की। कुछ सालों तक मैंने हिस्ट्री भी पढ़ी और मैंने फिलॉसफी भी पढ़ी, कार्ल मार्क्स को भी पढ़ा, काफ़ी लोगों को पढ़ा, तो समाजवाद और ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। और फिर उसको प्रैक्टिकली फिर देखने की कोशिश की कि कहाँ तक चीज़ों में बदलाव आ सकता है। और तो ये सीख का तरीका था। कहीं शिक्षा जो है आपको प्रैक्टिकल जो मतलब ये मेनली उन लोगों के लिए है जो आज बात कर रहे हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी भी बात कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो पीछे रह गए। आपने कार्ल मार्क्स का नाम लिया,
कार्ल मार्क्स की कौन सी थ्योरी आपको पसंद आती है? पसंद उनकी एक ही थ्योरी भी है। आप नहीं, जैसे डायलेक्टिज्म द्वंदात्मक भौतिकवाद को बोलते हैं, या फिर क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, तो कौन सी चीजें उनकी ज्यादा बेहद पसंद है? यही कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो स्ट्रगल में है। मैं सिंपल भाषा में, मैं अगर उनके शब्दों को जो उन्होंने दिया था, शायद हो सके ये नॉर्मल सब जनता तक नहीं जा पाए, जो वही उनकी एक ही थ्योरी थी। अगर प्रैक्टिकली समझा जाए तो जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो इसी स्थिति में है, और जो उन पे शासन कर रहे हैं उनका शासन बना हुआ है। तो उन्होंने जो क्लियर किया कि इस स्ट्रगल को और इस शासन की प्रक्रिया को कैसे खत्म किया जा सकता है, या कैसे चीजें, तो ये चीजें, और उनकी बेसिकली थ्योरी है भी सारी, कुछ जितनी सारी बुक्स हैं, इतने सारे उनके विचार हैं, लेकिन वो बेसिकली उनका ये है समाजवाद, मतलब बराबर का जो बात हमारी पार्टी आज कर रही है वो कार्ल मार्क्स के थ्रू ही शुरू हो गई थी उस समय। तो मैम साइंस से आप आर्ट्स में आ गए, आर्ट्स से फिर लॉ में कैसे है? लॉ में फिर मुझे लगा कि जो अभी आप बोल रहे थे कि हाय अबला तेरी यही कहानी, तो मुझे लगता है कि एक पुरुष अगर अबला को समझा पाएगा तो इसी भाषा में समझा, वो स्त्री को समझा पाएगा तो अबला शब्द ही देगा। तो मुझे लगा कि नहीं, स्त्री क्या है, और उसे अगर समझाना हुआ कि आप वो सृजनात्मक वो देती है और उसके बदले में उसे आंसू मिलता है, तो उसकी भाषा को अगर मुझे समझाना है कि वो अबला नहीं है, उसके पास उतनी क्षमता है कि वो सृजन करने के बाद भी अगर कोई उसको आंसू देता है फिर भी वो स्ट्रांगली उतने तरीके से खड़े रह सकती है, तो वो बात हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कह सकते हैं, और एक स्त्री इस बात को रख सकती है। लॉ की पढ़ाई बीएचयू से हुई थी आप? जी जी। बीएचयू की कुछ यादों के बारे में आप बताइए। बीएचयू एक बड़ा डाइवर्सिफाई यूनिवर्सिटी है मेरे ख्याल से, और हर कुछ है वहाँ पर, पढ़ाई भी है, फिर नेतागिरी भी है, एक जो जीवन को अंकुरित होने के लिए, सृजित होने के लिए जितनी भी चीजों की जरूरत होती है सब कुछ वहाँ पर है। आपकी कौन सी यादें मैम बीएचयू से जुड़ी? काफ़ी अच्छी यादें रही हैं मेरी, और लॉ के दौरान भी मैंने ग्रेजुएशन भी किया है वहाँ से, और शिक्षा के मेरे लॉ के भी काफ़ी टीचर्स रहे हैं। जो डिवोशन, जो मतलब ये जो हमारे वैचारिक लगता है कि आइडियोलॉजी है सिर्फ कि नहीं सभी लोग बस टीचर्स हैं, और लेकिन वहाँ पे है कि नहीं, मुझे छात्र को हर वो चीज़ बतानी है जो उसके व्यक्तित्व को निखारे। बीएचयू मुझे लगता है ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको एक अच्छे व्यक्तित्व, एक अच्छा इंसान बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षा आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान एक समाज में एक अच्छी जगह बनाना, वो आपको बीएचयू सिखाता है। मैम पत्रकारिता का एक पार्ट होता है कि आप प्रश्न को कभी कभी सीधा सीधा पूछिए, कभी हल्का सा हम लोग घुमाते हैं जो रोचकता के लिए होता है। हम साफ साफ आपको बताते हैं, जब आपका इंटरव्यू करने की हम लोग तैयारी कर रहे थे तो कुछ लोगों से हमने बात किया, और उन्होंने बोला कि अंचला यहाँ भी वो टिपिकल भारतीय महिला नहीं थी, नेतृत्व यहाँ भी था उनका, गलत को गलत बोलती थी और सही को सही बोलती थी, और आज इसलिए वो पॉलिटिक्स में भी हैं और वहां भी यही काम कर रही हैं। हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि बीएचयू में क्या आपने वो राजनीतिक पारी की शुरुआत की? अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो मुझे उस समय ये लगा कि काफी लोग हैं जो चीजों को संभाल सकते हैं, और पॉलिटिक्स मुझे लगता था, जो जैसा कि आपने बोला कि चीजों को गलत तो गलत, सही सही, तो मुझे लगता था कि पॉलिटिक्स में आप प्रैक्टिकली सर्वाइव, जो लोग बताते हैं, जो बताया गया, तो फिर मुझे भी लगा कि हो सकता है सभी सही हो, कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते। और तब तक मेरे पॉलिटिक्स का कुछ नहीं ऐसा विचार नहीं बना था। कॉलेज की चीज़ों में मैं इन्वॉल्व रहा करती थी, लेकिन बीएचयू में भी चूंकि छात्र संघ और ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी, तो इसलिए वो ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। आप इनको देखिए, लेकिन ये है कि हाँ, ये मेरा रहता था, मैं चीज़ों में पॉलिटिकली जो चीज़ें अगर कॉलेज लेवल पे होती थी मैं उसमें इन्वॉल्व होती थी। और ये बात सही है कि ऐसा होता था कि मैं गलत को गलत और सही, और इस चीज़ के लिए मुझे बार बार समझाया जाता था कि ये तरीका आपका प्रैक्टिकली सरवाइव करने के लिए नहीं सही है। तो फिर कुछ समय के बाद मुझे लगा कि अब हम लोगों को आगे आना होगा। जो अब माहौल चल रहा है, जैसे माहौल तो बदला ना 2014 के बाद, तो वो जो माहौल बदला, तो मुझे लगा अब हम लोगों को आगे आना पड़ेगा, जहाँ पे नेतृत्व करना या आपको समाज में अपना सेवा, जो भी कहिए, जो भी भाषा है सामाजिक, वो देना लोगों के लिए, हम लोगों को काम करना पड़ेगा। मैम चाय पर चर्चा करते हैं हम लोग, जी जी, और हम लोग फॉर्मल इंटरव्यू करते हैं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं, चाय पीते रहते हैं, हम लोग बात भी करते हैं। मैम
आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? क्योंकि हम इसलिए सवाल पूछ रहे हैं, आपने अभी बोला कि कार्ल मार्क्स जी और फिर कांग्रेस। कांग्रेस की जब आजादी की लड़ाई के दौर को देखा जाता है 1930 से 40 के बीच में, तो मार्क्सिज्म का दौर रहा है वो। जी। कांग्रेस जुड़ी है कार्ल मार्क्स से, क्या इसलिए आप भी आपने क्यों ये शब्द कहा कि कांग्रेस जुड़ी है? कांग्रेस कार्ल मार्क्स से नहीं जुड़ी। नहीं, उसकी वैचारिकता, आइडियोलॉजी से, बस मैं वही बोल आइडियोलॉजी से। आइडियोलॉजी 100 में से 99 लोगों की सेम हो सकती है, उसमें किसी का पेटेंट या कोई ऐसा नहीं है कि मैंने ही दिया। और आइडियोलॉजी क्यों सेम हो सकती है? क्योंकि कुछ चीजें यूनिवर्सल है। इंसानियत जिसे कही जाती है, ह्यूमैनिटी एक नॉर्मल फिनोमेना है, एक बेसिक फिनोमेना है जिसपे पूरा समाज टिका हुआ, पूरी दुनिया टिकी हुई है। वो भले ही 1% जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अब बहुत कम हो गए, तो 1% लोग रह गए दुनिया में, तो उन्हीं 1%, मैं बिलीव करती हूँ कि वही 1% लोग हैं जो 99%, अगर ऐसा है तो जो लोगों का हमारे सवाल को शायद समझ नहीं पाए। मैं ये बोल रहा था मैम कि जैसे एक दौर आया है कि कांग्रेस कार्ल मार्क्स के विचार से प्रभावित हुई, उस समय की जरूरत थी वो। फिर आप भी कार्ल मार्क्स को पढ़ी हैं, इसीलिए आपने कांग्रेस को चुना क्या? आज भी जरूरत है, आज भी हमारी पार्टी बात कर रही है, आज भी आप कार्ल मार्क्स का सेम था। जो पीछे रह गए वो पीछे रह गए, उन्हें आगे आने का, उन्हें मेन स्ट्रीम में, मेन धारा में जगह नहीं मिल रही है। आज भी हमारी पार्टी उसी की लड़ाई लड़ रही है। अभी हम लोग यात्रा निकाले हुए हैं बेरोजगारी पे और पलायनवाद पे, वो क्या है? आज हम आपका बिहार क्यों सभी राज्यों से अलग क्यों इस बात में माना जाता है, क्यों पीछे रह गया है? तो उसको मेन स्ट्रीम में लाना है, उसको मेन पोजीशन में लाना है। तो आज भी वही बात मैंने बोला, सामाजिकता, जहाँ सभी लोग समान। कांग्रेस बात करती है कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, जब आप बोल रहे हैं कि लॉ बैकग्राउंड, तो लॉ तो देश ही टिका हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन। मैम, जब मैं आपके फेसबुक के कवर पेज को देख रहा था तो वहाँ एक नारा हमको दिखा, नारा है जय बापू, जय भीम, जय संविधान। यहाँ हमको थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट दिखा। कॉन्फ्लिक्ट मुझे ये दिखा कि कांग्रेस में ये नारा एक तो है नहीं, दूसरी बात ये है कि ये नारा बापू और अंबेडकर साहब दोनों, एक समय आया था जब दोनों दो अलग विचारधारा के थे। पूना पैक्ट आपने पढ़ा होगा। कैसे इसको कैसे साध पाएंगे, जय बापू और जय अंबेडकर को? इसको विचारधारा व्यक्तिगत। और मैम एक मिनट और हम रोकेंगे। हाँ। ये लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अच्छा, ठीक है। मैं तो सोच रही थी कि चूंकि है तो नहीं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो जैसा आपने कहा कि वैचारिक, अब किस विचार पे या व्यक्तिगत क्या उन लोगों का विरोधाभास रहा किसी टॉपिक पे या किसी व्यक्ति को लेके, मैं उस पर बात नहीं कर। आपने विचार की बात की, आपने आइडियोलॉजी की बात की। गांधी जो हमारे बापू थे, उनकी भी सेम आइडियोलॉजी थी। हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें बराबरी का अधिकार चाहिए, हमें जीना है, हमें खाने पीने, मतलब जो भी अधिकार है, एक इंसान के नाते जो अधिकार मिलना चाहिए वो सभी इंसान के पास बराबर होना चाहिए। आपके भीमराव अंबेडकर जी की पूरी जिंदगी की लड़ाई यही रही कि समानता का अधिकार मिलना चाहिए। जो एक व्यक्ति के लिए, एक इंसान के लिए जो जरूरी है, वो दूसरे इंसान के लिए भी जरूरी है। जय संविधान, संविधान भी आपको उसी की बात करता है। आपको 6 ही राइट दिया या जितने भी राइट दिया, लेकिन वो राइट आपकी समानता पे ही है और बेसिकली उसी पे ही बात होते हैं। बहुत सारे आपके रिट्स फाइल होते हैं, बहुत सारी केसेस बनती हैं सिर्फ उसी पे। सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लेती है आपके फंडामेंटल राइट पे ही ले, जब हनन होता है। वो बेसिक चीजें। तो ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से इसलिए रिलेट करते हैं। मैंने जो इंसानियत में व्यक्ति की बात की, या जो मैंने कहा कि एक इंसान को एक इंसान के बराबर समझा जाए, वो जो विचार है, वो जो आइडियोलॉजी है, वो उस आइडियोलॉजी को सभी एक्सेप्ट करते हैं, सभी मानते हैं। मैंने बोला ना, कुछ चीजें यूनिवर्सल होती हैं। जैसे आपको सभी को सांस लेना जरूरी है, सभी को पानी जरूरी है, उसी तरह से कुछ चीजें यूनिवर्सल है। तो इंसानियत के वजह से जीवन जीने के लिए ये सारी चीजें जरूरी है। मैम, कांग्रेस के जब पॉलिटिक्स को देखा जाता है 1885 से लेके 1947 तक, तो एक आंदोलन, फिर रचनात्मक कार्य, मतलब लोगों को जोड़ना, फिर सदस्यता दिलवाना, पदयात्रा करना। राहुल गांधी जी भी लगातार, जब उनका ग्राफ गिर रहा था विजयी होने का या सीटों का ग्राफ गिर रहा था, तो उन्होंने पदयात्रा किया।
एक कांग्रेसी होने के नाते आप बताइए कि क्या उस पदयात्रा से राहुल गांधी जी को या कांग्रेस को फायदा हुआ? मैंने एक फोटो देखी थी, ये मेरा पर्सनल विचार है। मैंने एक फोटो देखी थी कि राहुल जी चल रहे हैं और एक गांधी जी की भी छाया दिख रही है। तो बहुत लोगों ने उसको क्रिटिसाइज भी किया कि अपना इस तरह से, हालांकि बनाया था उनके किसी फैन ने, उनके किसी सपोर्टर ने। लेकिन उस चीज से मुझे क्या दिखाई दिया कि जो गांधी जी के विचार, सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने किया था ना, सत्याग्रह आंदोलन नाम भी शायद इसलिए कि सत्य का आंदोलन। तो उन्होंने भी वही आंदोलन किया जो पदयात्रा, सत्य के जो रास्ते हैं मैं उसी रास्ते पे चलूंगा, मैं लोगों को जोड़ूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि राहुल जी का अपना पर्सनल वो यात्रा की, हो सकता है उनके अपने पर्सनल विचार, मैंने उस पर कोई बात नहीं की उनसे, लेकिन मुझे वो ये यात्रा और ये यात्रा उसी तरह की सत्याग्रह यात्रा की तरह लगती है कि मुझे लोगों से जुड़ना है और मुझे जमीनी और ये तो सच्चाई है, इन्होंने तो अपना ऑफिशियली भी क्लियर किया व्यू कि मैं लोगों से जुड़ने के लिए मैं जनता के बीच में जाऊंगा, मैं जनता की एक्चुअल सच्चाई जानूंगा कि उनके पास समस्या क्या है, जो कि सामने नहीं। आजकल सोशल मीडिया सब है, उसमें कुछ भी दिखाता है, लेकिन एक्चुअल जैसे मेरे क्षेत्र में इतनी सारी समस्याएं हैं कहीं और, अगर मैं पटना में भी जाती हूँ, वहाँ सोशल मीडिया को नहीं पता है कि यहाँ पे 1.5 साल से किसान है, यहाँ पे सूखे की समस्या है, यहाँ इतनी सारी समस्याएं, यहाँ वन विभाग का जो सेंचुरी वाला एक्ट लगा हुआ है उसकी वजह से लोगों को, आम जनता को, मैं उस एक्ट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है चेंजेस होने चाहिए जहाँ पे आपको उन लोगों के जो उसी पे डिपेंड है, उन लोगों के बारे में सोच के वैसा आप एक्ट बनाएं। मैम उस पे तो हम लोग आएंगे। हमारा सवाल यह था कि एक सवाल तो पूरा होगा, ये कि कितना फायदा हुआ राहुल गांधी जी को? बहुत फायदा हुआ। उसके बाद हम लोग अभी पलायन, नौकरी दो पलायन रोको यात्रा पे चल रहे हैं, उस पे मुझे वो दिख रहा है। और अपोजिशन, फायदा तो इतना हुआ था कि इस बार लोकसभा चुनाव में सारी परिस्थितियां बदली हुई नजर आ रही थी। वो अलग बात है कि अभी बहुत सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। अब वह हथकंडों का रिजल्ट है और सारी चीजों, सोशल मीडिया भी कुछ इसमें बहुत खासी इन्वॉल्व है, तो उससे रिजल्ट चेंजेस हो गए, लेकिन जनता का व्यू नहीं चेंज हुआ है। जनता, आप देख सकते हैं कि आज तक आजादी के बाद पहली बार किसान रोड पे, युवा रोड पे, महिलाएं रोड पे, मतलब मतलब इतने सारे लोग, जगह जगह धरना प्रदर्शन, जगह जगह विरोध प्रदर्शन, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे कहीं नहीं। पुणे का आंदोलन हुआ, पुणे से लेके मुंबई तक किसान पैदल गए थे उसका, और पूरे 4 लेन में देखती थी सब, कहीं कोई वो नहीं, कोई सुनवाई नहीं। किसान मर रहे हैं, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, लोग सुसाइड कर रहे हैं। अभी महिलाओं का पे देखिए कितना सारा क्राइम बढ़ रहा है। महिला थी, कील ठोक दिया गया पैर में, कितनी सारी महिलाओं का, और इस पे जवाब मिलता है कि महिलाओं को भी भर्ती कराई जा रही है। अरे कराई जा रही है तो ये सारी घटनाएं कैसे हो रही है? मैम आपने अभी बोला कि अभी जनता का व्यू नहीं बदला है, नहीं बदला है। अभी देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। लेकिन आप हथकंडे आज अपना रहे हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं बिहार चुनाव में भी उसका दिखेगा रिजल्ट, इसके बाद यूपी के भी चुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव, आप नेक्स्ट तक आप देखिएगा, ये कुछ भी हथकंडा अपना लें। मैम हम प्रश्न पूरा कर दें अपना। आपने बोला कि जनता का व्यू कांग्रेस को लेकर नहीं बदला है, कांग्रेस को लेके पॉजिटिव है। जो ये यात्रा निकली और यात्रा के बाद जो उनका वो विश्वास अभी भी है, उनको ये समझ आ गया है कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और भी कुछ प्रोपेगेंडा लाके मीडिया के थ्रू हमें बरगलाया गया है, लेकिन सच्चाई की जो हमारी बात रखने वाली पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है, और इसलिए वो अभी भी साथ है। वो भी पेशेंस रख रहे हैं कि अब अगली बार हम इन्हें बताएंगे। मैम जब आपने बोला कि जनता का व्यू नहीं बदला है, पॉजिटिव है कांग्रेस को लेकर, तो 2 बातें यहाँ से आती हैं। फिर आप 3 बार से चुनाव हारते आ रहे हैं और अभी भी 99 सीट ही आप ला पाए हैं लोकसभा चुनाव में 24 में, तो हम कैसे आपकी बात को मान लें कि जनता का व्यू बदला हुआ है? मैंने बोला ना कि हथकंडे हैं, सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों से मीडिया उसमें बहुत बड़ा रोल है, लेकिन जनता है। हमारी पार्टी शुरू से जनता पे विश्वास करके और जनता का ही निर्णय को स्वीकारती है। तो इस बार जनता किसी भी हाल में, चाहे ये कुछ भी कर लें, चाहे कोई भी इनका हाथ घंटा हो, वो नहीं चलने देंगे, और इसलिए इस विश्वास पे मुझे विश्वास है। चलिए एक सीधा हम सवाल पूछते हैं और अपने खिलाफ सवाल पूछते हैं। मीडिया पर आपको भरोसा है आज के जमाने में, राष्ट्रीय मीडिया पर? देखिए, भरोसे पे तो दुनिया कायम, ये कहा जाता है। हम सीधा कर देते हैं प्रश्न को। क्या मीडिया प्रो बीजेपी हो गई है? नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया ऐसे ही नाम नहीं रखा गया। अंधभक्ति, गोदी मीडिया, ये सारे टर्म्स आपके 2014 के बाद आए हैं। तो अगर आए हैं तो उसमें कुछ
सच्चाई है। आप देख सकते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, सारा कुछ होता है। अपोजिशन सत्ता पक्ष बैठा है, बीजेपी बैठी है, क्वेश्चन उसे करना है, ठीक है। और क्वेश्चन कौन करता है? मीडिया करती है। आप क्वेश्चन मीडिया करती है, मतलब और अगर आप नाम ले लिए, अब बीजेपी या कोई उनके नेता या किसी का नाम ले लिया, किसी समस्या पे बात कर दी, तो उल्टे फिर वही आपसे क्रॉस क्वेश्चन करने लगी, गुस्सा करने लगी, आप बहुत चिल्ला रहे हैं। अब आपकी इससे अवगत है। अब एक सवाल फिर मेरा यहाँ से, बशर्ते अगर वो अपना व्यू, मुझे इस पे फोर्थ स्तंभ है, चौथा स्तंभ है मीडिया, बशर्ते वो पैटर्न चेंज हो जाए, वो अपना ये गोदी मीडिया वाला टर्म वापस से मीडिया पे आ जाए, तो मुझे मीडिया पूरा भरोसा है। चलिए हम एक फिर प्रश्न अपना बदलते हैं जी। तब ये मीडिया मैनेजमेंट कांग्रेस क्यों नहीं कर पाती है जो बीजेपी कर मैंने रही है? साफ साफ तो बोला कि सत्याग्रह आंदोलन हमारी पार्टी कर रही है, सत्य की राह पे हमारी पार्टी चल रही है, तो मैनेजमेंट क्यों करेगी? झूठे चीजों पे, झूठे रास्तों पे क्यों जाएगी? जैसे आपने अभी बोला, मेरे लिए भी आपने बोला कि आप कांग्रेस पार्टी क्यों, मैंने बोला आइडियोलॉजी, क्योंकि मैं सच को सच बोलती थी, झूठ को झूठ बोलती थी। तो फिर जो झूठ वाला काम क्यों करेगी? मीडिया मैनेजमेंट का मतलब मैनेज तब होता है ना जब मीडिया सच बातें रखे, तो मीडिया, हम भी मीडिया के साथ हैं। अब मीडिया या बहुत सारे नेता, अभी आप देख रहे हैं दल बदल कितना हो रहा है, सारे लोग इस पार्टी से उस पार्टी में, तो हुआ कि कांग्रेस नहीं कर, अभी बिहार में हुआ कि कांग्रेस मैनेज नहीं कर पाई। कांग्रेस इसलिए मैनेज करेगी कि झूठ की चीजों को मैनेज करेगी तो नहीं, कांग्रेस का सेम पैटर्न है और सही पैटर्न पे। जैसे मैं अपने मानती हूँ, मैंने अपने आप को चेंज क्यों नहीं किया? जब मैं सही पैटर्न पे हूँ तो बदलना उन्हें ना है जो गलत है। मैं उस दिन अपने आप को बदलूंगी जिस दिन मैं गलत रहूंगी। मैम, बीजेपी के पास आरएसएस है जी, हिंदुत्व है जी, राम मंदिर है, हिंदू मुसलमान है, कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस के पास संविधान है, कांग्रेस के पास बापू के अपने विचार हैं, कांग्रेस के पास अंबेडकर जी के अपने विचार हैं, उनकी आइडियोलॉजी है, कांग्रेस के पास वो लोग हैं, जनता है, कांग्रेस के पास वो लोग हैं जो कि हमारे, और वो आइडियोलॉजी है जो इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस तरफ ले जाना है, वो आइडियोलॉजी है। लेकिन मैम जब आप बोलते हैं कि हमारे पास ये राम मंदिर, अच्छी बात है कि मैं उस राम मंदिर पे नहीं, मैं मुद्दे पे बात करूं जो आपने अभी सारे मुद्दे गिनाए, ये बहुत दिन नहीं चल पाएगा। और इसका रिजल्ट आप अयोध्या के चुनाव में देख चुके हैं। अयोध्या का जो रिजल्ट लोकसभा का आया था, वो रिजल्ट यही बताता है कि आप बहुत दिनों तक इससे नहीं बरगला सकते। लेकिन जो हमारे मुद्दे, जो मैंने जिनका नाम लिया, जो हमारे मुद्दे हैं, ये यूनिवर्सल हैं, ये जनता के मुद्दे हैं, ये लोग के, ये देशवासी, ये देश का मुद्दा है, तो वो तो यूनिवर्सल है, वो तो कभी नहीं चेंज होगा। मैम हम एक मिनट वैसे ही है, सांस और पानी के मैम यहाँ पर गांधी के देश में गोडसे को महान बताया जाता है और कांग्रेस धरातल पर भी नहीं दिखती है, डिफेंड नहीं कर पाती है कांग्रेस। तो मीडिया ने बता रहा है, कांग्रेस और आपकी जनता बता रही है, जनता के मुंह से ऐसा आप सुन रहे हैं। जो मीडिया कहेगा फिर जनता उस बात को नहीं बोलेगी। कहाँ, मैंने तो किसी जनता के मुंह से नहीं सुना, मैंने तो किसी को नहीं देखा। इनके लोग हैं, इतना 10 लोग खड़े होके पुतला बना दे रहे हैं, उनकी सांसद और उनकी कांग्रेस कार्यकर्ता लेडीज हैं जो कि तीर धनुष चला रही, गोडसे से और गांधी पे गोली चलवा रही, वो जो इनके नाटक चल रहे हैं, इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें जनता का इन्वॉल्व है। जनता का क्या, मुझे कहीं ये नहीं दिखता। सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, फेसबुक यूनिवर्सिटी है। इसको लेकर कांग्रेस अटैकिंग मोड में क्यों नहीं आती है? चीज कि हम अटैकिंग, मैं वही काम क्यों करूंगी जिसका मैं विरोध कर रही हूँ, जिस प्रोसेस का, जिस विचारों का, जिस स्तर का, जो स्तर राजनीति का घटता जा रहा है, घट चुका है, जो स्तर पे आ गया, मैं उस स्तर पे आके क्यों काम करूँ? मैम जब आप अपने आइडियोलॉजी को आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, मैं दूसरा क्यों करेगा? मेरे आइडियोलॉजी पे किसने कर दिया? मुझे कहाँ किसी ने एक्सेप्ट करा दिया कि मैं गांधी को नहीं मानती? किसने वो कर दिया? किसने अटैक कर दिया? बिल्कुल अटैक नहीं किया। हम तो आज भी करते हैं। एक बड़ा जबरदस्त मुद्दा, अगर ये अटैक होता तो हम भी इस पार्टी से नहीं होते फिर। चलिए, एक बड़ा जबरदस्त मुद्दा है ईवीएम का। जी। लोग बोलते हैं और भाजपा भी इस बात को बोलती है कि कांग्रेस चुनाव हार जाती है, ईवीएम गड़बड़ है, और जीत जाती है कोर्ट के वकील कितने दिन से धरना दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपको पता है ना कितने दिनों से धरना दे रहे हैं, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उसमें किस पार्टी के लोग? वो एडवोकेट्स हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट। तो आप कैसे कह सकते हैं?
उनके पास प्रूफ है, वो प्रूफ दिखा रहे हैं हर चीज। तो चुनाव हार रही है तो मैम दूसरी तरफ चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी तो बोलता है ना चुनाव कि क्यों आप हार रही आइए। है, वो उसका वो बता रही है ना कारण। ये रीजन नहीं है कि चुनाव हार रही है इसलिए वो ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं। ईवीएम कहीं ना कहीं उसका एक तरीका है, तो उस पे वो लगा रहे हैं। लोगों के पास प्रूफ है, लोग केस किए पड़े हैं। आप क्यों केस बंद करवा रहे हैं? आप क्यों उस पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं? आप क्यों मैम सारी चीजें हमारी बात पूरा कर सुन लीजिए। अभी इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अगर कोई ईवीएम को टेम्पर करके दिखा दे हम मान जाएंगे। तो चल कोई नहीं गया, चल तो रहे कैसे? अरे कोई नहीं गया, आपको कैसे पता? गए हैं लोग, लेकिन जो गए हैं उनको नहीं दिखा। अब आरटीआई भी तो कहने के लिए आपका चल रहा है, लेकिन लोग कहते हैं आरटीआई बंद हो चुका, अब कोई सुनवाई नहीं। क्यों? ठीक है मैम। लीगली आपके पेज पे है, लोकपाल और ये सारी चीजें पेज पे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या उस पे कोई कार्यवाही चल रही है? मुझे आप फाइल करिए आरटीआई में, कुछ ऊपर से क्या जवाब आता है कि ऐसा तो कोई हमारे यहाँ क्वेश्चन ही नहीं है। चलिए मैम आते हैं एक नया ज्वलंत जो मुद्दे। सामने नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, एक उसको नए दिखाया नहीं जा रहा है, उसको बताया नहीं जा रहा है। इसीलिए मैंने बोला ना कि ये है सोशल मीडिया। एक नए मुद्दे पर आते हैं मैम हम लोग। अभी राणा सांगा को लेकर हंगामा हुआ। जी अखिलेश यादव का 2 बयान हमने सुना। जी आप उससे इत्तेफाक रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन सवाल मेरा आप ही से, क्योंकि इसमें एक और सवाल मेरा है। उन्होंने बोला कि राणा सांगा जो हमला हुआ है दलित सांसद पर हुआ है। ये हमला सपा सांसद पर है या दलित सांसद पर है? राणा सांगा पे राणा सांगा के ऊपर जो बयान दिए सांसद महोदय राज्यसभा के, उसके वजह से करणी सेना ने हमला किया। अखिलेश यादव जी ने कहा कि यह हमला जो हुआ है दलित सांसद पे हुआ है। मेरा सवाल आपसे यह है कि यह सपा के सांसद पे हमला है या दलित सांसद पे हमला है? देखिए, ये अपने अपने ग्रुप हैं। आपने जो जैसे बोला करणी सेना, उनकी अपनी जो विश्वास है, उनका जो अपना आइडियोलॉजी है, उस पे उनको आहत हुआ तो वो अपने में उन लोगों का अपना वैचारिक मतभेद था, वो जो भी किए वो अपना कन्फ्लिक्ट था। तो मैं उसको इस तरह से नहीं देखती हूँ कि किसी जाति या विशेष या इस तरह से किया गया। उनका अपना कन्फ्लिक्ट है, अब वो अपने में जैसे सुलझाएं, उसमें मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगी। और थैंक यू मैम। बिहार कांग्रेस के पॉलिटिक्स में का फ्यूचर क्या है? किधर पॉलिटिक्स जा रही है अब बिहार कांग्रेस की? जी, मैंने बोला ना कि जो कांग्रेस, मैं बिहार चूंकि क्षेत्र का है तो आपने बिहार जोड़ा। कांग्रेस का जो है वो सोने की चिड़िया वाला जो कॉन्सेप्ट है कि मुझे उस तरफ ले जाना है, तो हमारी पार्टी उस हमारे देश को, हमारे बिहार राज्य को उस तरफ ले जाना चाहती है और उसी तरफ वो काम कर रही है कि हमें फिर से अच्छे स्थिति में आना है और अच्छी स्थिति में ले जाना है। जो हमारा बिहार पीछे रह गया है कहीं ना कहीं बहुत सारे पायदानों में, उसमें आ गए। इसलिए हमारी पार्टी काफी एक्टिवली इस समय बिहार में एक्टिव हुई है, आप लोग देख सकते हैं इस समय। अच्छा, संगठन के तौर पर भी? हाँ, संगठन के तौर पे भी इसलिए भी कि हम संगठन मजबूत हो, लोगों से जुड़े हैं, लोगों को फिर से वो वापस से जो मगध साम्राज्य था बिहार का, जो सबसे समृद्ध साम्राज्य था, और इतने टैलेंट हैं बिहार में जो बाहर चले जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे उनको नौकरी नहीं मिल रही है, वहाँ पे इनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो टैलेंटेड होके भी वो बाहर हैं। तो उन सभी लोगों को वापस से लाना है और बिहार को फिर से अपनी अच्छी स्थिति में, अपनी समृद्धि, वही मगध साम्राज्य की तरफ ले जाए। इतिहास जो आप बात करते हैं, मुझे लगता है इतिहास को इस तरह से हमें देखना चाहिए, इस तरह से देखना कि हमें। मैम एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है बिहार में शराबबंदी। जी, आप इसके समर्थन में है कि विरोध में? देखिए, आप अगर कुछ भी ऐसा एक्शन लेते हैं जो आपके राज्य के लिए अच्छा हो, तो मैं हर उस एक्शन के समर्थन में, बशर्ते आप उसको कितना लागू कर पा रहे हैं, प्रैक्टिकली कितना संभव। शराबबंदी नाम रह गया है। बड़ा बैलेंस जवाब दिया मैडम आपने। एकदम सधा तुला और सामने से तीर चला गया। नहीं, अब आगे जवाब दीजिए। हाँ, अब उसमें आप जान ही रहे प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। ब्लैक में बिक रही हैं चीजें, युवा उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितने मामले क्रिमिनल के बढ़ते जा रहे हैं, और भी सारी चीजें। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप कुछ भी लागू करते हैं जो आपके राज्य के विकास के लिए जरूरी है, तो उसको आप बैलेंस करने की पोजीशन में रहें, आप ऐसी लॉज लाएं, आप उसको कंट्रोल कर पाएं, तो फिर आप करिए, बहुत अच्छी बात है। मैम फिर एक और सवाल मेरा है। एक नई पार्टी है और वो भी खूब टाल ठोक रही है, खूब अच्छी अच्छी बातें कर रही है। मैं समझ रही हूँ, आप डायरी रखे हैं, उसी की बात अब जो देगा वही उसी की रखेंगे डायरी। आप उसी की बात करेंगे। हाँ।
क्या आपको फ्यूचर क्या दिखता है जन स्वराज का? देखिए, मैंने फिर से मेरा शराबबंदी वाला ही फिर से आएगा कि आप अगर इस स्थिति में हैं, अच्छा करने की स्थिति में, जो भी है, अगर आपके समाज को आगे बढ़ाता है, मैं चाहूंगी, और हमारे बिहार को आगे बढ़ाता है और उस पोजीशन में है कि वो संभाल पाए, और अगर है कोई इस पोजीशन में जो उसके पास हिम्मत है, ताकत है और डिवोशन है, तो आगे बढ़ेगा ही, चाहे कोई भी हो। वो अलग बात है कि आप सोशल मीडिया सिर्फ हैंडल करके और बाहर के लोगों को सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ इन्वॉल्व करके, तो ऐसे नहीं चल पाएगा। और बिहार की राजनीतिक समीकरण ऐसे नहीं है। यहाँ से लोगों से, मैंने बोला कि आइडियोलॉजी वही होनी चाहिए कि आप आगे बढ़ाइए, कोई जो भी पार्टी हो, नई पार्टी हो, पुरानी पार्टी हो, आगे बढ़े, लोगों को आगे बढ़ाए, मेरा ये। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ कुछ नहीं होने वाला और नहीं होना चाहिए। जब आप बातें, मैंने उनकी भी बातें सुनी है, वो काफी आइडियोलॉजिकल बातें करते हैं, या पिछड़े तबकों की बातें करते हैं, पिछड़े समाज की बात करते हैं, शिक्षित वर्ग की बात करते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकली भी वो दिखना चाहिए। आप देख सकते हैं 2-4 अभी कुछ घटनाएं घटी हैं जिससे ओपन हो गया है, सारा कुछ ओपन हो गया है, सब कुछ सबको पता चल गया है कि क्या चल रहा है, किसके थ्रू ये चीजें लाई गई हैं। एक और सवाल मेरा है, राजनीति करने के लिए हर 10 लाइन के बाद पिछड़ा दलित कहना जरूरी है क्या? पिछड़ा दलित में मैंने बोला पीछे रह गए, जिसको भी हम देखते हैं, नहीं, मैंने तो शायद 1-2 मैंने पिछड़ा दलित शब्द नहीं यूज किया था, ये मेरे पर्टिकुलर मेरे अपने विचार हैं। चलिए मैम, मैंने शब्द ये यूज नहीं किया, मैंने कहा जो पीछे। अब मैं बोलती हूँ, जब आपने पीछे कह दिया, अगर मैं अपनी बात हूँ, तो मुझे लगता है कि सबसे पीछे तो महिलाएं रह गई हैं, सबसे पीछे, चाहे किसी भी समाज की। मैं देख रही हूँ, मैं इसको महसूस कर रही हूँ कि एक अच्छे परिवार की भी महिला को आगे लाने के लिए कितना एफर्ट करना पड़ता है, और नहीं आती है महिला कहीं भी है, उनको पीछे ही रहना है, उनको घर संभालना। मैं भी घर संभालती हूँ, क्या मैं घर संभालने के बाद और चीजों को नहीं संभाल पा रही? मैम, एक दर्शकों को हम बात बता दें, तो नहीं, आपने जब बोला तो अब मैं इसी की बात करूंगी, अब मैं लंबे सट बात करूंगी। एक बात हमारे कर लेने दीजिए, अगर इसको मैं बोल नहीं, आप सुन लीजिए। ठीक है, बोल लीजिए। महिला की, अगर मैं सबसे पिछले, ये सबसे बड़ा दुखद बात है, और लोग नहीं करते, सिर्फ महिला की बात तब करते हैं जब उनको वोट चाहिए होता है। लेकिन जो सबसे पीछे रह गई हैं वो महिलाएं हो, चाहे किसी भी समाज की, चाहे किसी भी शहर की हो, चाहे वो मेट्रो सिटीज की हो। आप कुछ मेट्रो सिटी में बस थोड़े से चेंजेस है कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, वो भी अपने लिए नहीं, आपको हर पैमाने पे वही महिला 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 कह के, आप महिला हो तो आपको ये नहीं करना चाहिए, आप महिला हो तो करना चाहिए, और करना भी चाहिए। तो उसमें सिर्फ वो सिखाया जाता है कि दूसरों के लिए या और चीजों के लिए कैसे करना है, मतलब हमेशा वो एहसास दिलाया जाता है कि नहीं, आपको घरेलू ही चीजें हैं जो आपको करनी है। तो महिला तो सबसे पीछे रह गई समाज में। हम लोग को पता चलता है ना, हम लोग क्या फेस करते हैं, आपकी राजनीति में हम लोग क्या फेस करते हैं। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि सबसे पिछड़ा कोई वर्ग हमारे समाज में है तो वो महिला है। इसी बात को मैं मैं ये मानती हूँ। उन्होंने कहा था, मैंने बोला ना कि आपने जब शुरू में कहा कि उन्होंने कहा अबला, तो मैंने बोला कि अबला हटाना है। मुझे अबला इसलिए हटाना है कि मैं मानती हूँ कि महिलाएं सृजन करती हैं, फिर भी उनको आंसू मिलते हैं, लेकिन वो सृजनात्मकता के साथ साथ मिलता हुआ आंसू भी वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ती है, वो सिर्फ महिला कर सकती है, ठीक है। लेकिन और उसकी कोई भागीदारी नहीं, उसकी कोई गिनती नहीं। तो अभी जो आपने कहा सबसे पिछड़े की बात, तो मैं तो महिला की बात करूं और मैं इस पर लड़ूंगी। अभी 33% बिल की बात करें, मैं तो कहती हूँ जनसंख्या के हिसाब से आप उनको भी दीजिए, 48% महिलाएं आप दीजिए। जिस दिन महिलाएं मेन स्ट्रीम में आ जाती हैं आप हटा दीजिए, आप लाइए पहले। आप सारे समाज को लाते हैं, महिलाओं की बात ही नहीं होती है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो भी बातें करती होंगी, लेकिन मुझे अगर जो लगता है तो सबसे अगर अभी पीछे कोई रह गया है तो महिला रह गई। मुझे इस यात्रा में भी चलना होता है तो भी मैं देखती हूँ कि सभी तेज चल रहे हैं तो उस तरह से बनाया जाता है महिला। तो मैं बार बार उनको यही बात बोलती हूँ, आप आगे आएंगे। मेरे साथ जितनी महिलाएं रहती हैं, मैं उनको हम बार बार कहती हूँ कि आपको आगे, उन्हें ये खुद ही नहीं महसूस है कि मैं आगे आ सकती हूँ। उन्हें लगता है कि मेरी जगह पीछे है, पुरुष आगे बढ़ रहे हैं, मुझे पीछे चलना है। मेरे साथ जो महिलाएं चल रही यात्रा में, मैं सोचिए कि ये यहाँ भी उनके डाला गया है, तो उन्हें हमेशा, तो मैं उनको बोलती हूँ नहीं आपको आगे आना। और ये हमारी संस्कृति, आप अगर हिंदू धर्म और संस्कृति की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ी संस्कृति तो हमारी थी जहाँ महिलाओं को आगे रखना था। हाँ, विडंबना ये है कि और लोगों का ये एफर्ट नहीं है कि नहीं हाँ भाई महिलाएं हैं तो उनको आगे होना चाहिए। वहां पॉलिटिकल भीड़ है, वहां एक लड़ाई है, वहां एक चल रहा है कि नहीं हाँ मतलब हमें अचीव करना है। लेकिन आपकी वही आइडियल, मैं बोलती हूँ ना हमारी पार्टी क्यों, ये पार्टी क्यों,
वो आइडियोलॉजी जिससे राहुल गांधी जी महिलाओं की बात कर रहे हैं, हमारी पार्टी महिलाओं की बात कर रही है, 33% रिजर्वेशन की बात हमारी पार्टी कर रही है, तो ये रीजन है। मैं तो कहूंगी कि 33 से अगली बार अगर मुझसे पूछा जाए, मैं बोलूंगी कि अगर जनसंख्या के हिसाब से सब कुछ हो रहा है, रिजर्वेशन मिल रहा है, तो महिलाओं को भी दीजिए। मैम इसी बात से एक बात और याद है, मीडिया ने एक नाम आपको नया दिया है, मिस्ट्री वुमेन। मुझे नहीं लगता है कि मैं मिस्ट्री हूँ, अभी आपको लग रहा है? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा है। ओपन बोलने वाला मिस्ट्री वुमेन। मीडिया की मेहरबानी है क्या? जो भी कह सकते हैं भाई, वो या हो सकता है कि उनको ये था कि अभी तक वो नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में एक्टिव थी, मैं पार्टी बेसिस पे अभी मैंने बहुत जिम्मेदारियां नहीं ली थी, तो इस वजह से उनको ये था कि नहीं मैम, यहाँ या वो जानना चाह रहे थे कि वो यात्रा में कौन महिला है। एक यहाँ से भी मेरा सवाल है जी, कन्हैया कुमार के बगल में चलने वाला आदमी हल्का आदमी नहीं हो सकता जी, और कन्हैया कुमार के बगल में आप थी। कन्हैया कुमार के बगल में चाहे जो भी, देखिए वो है हमारे NSUI के प्रभारी, हमारे मेन कांग्रेस के प्रभारी है कृष्णा अलावरू सर, वो भी चल रहे थे, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वो भी चल रहे थे, आपके यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चल रहे थे, आपके NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चल रहे थे। तो ये चूंकि देखिए ये यात्रा तो एक्चुअली वो पेंडिंग भर्ती जो 2016 में अभी तक नहीं उन लोगों की हुई, वो यात्रा उन लोगों के है जिसको रोजगार नहीं दिया, हमारी पार्टी उसको सपोर्ट कर रही है। यात्रा तो उन दुखी परेशान युवाओं का, और मैं बहुत मुझे कुछ कलीग भी थे मेरे वहाँ, उसमें से 1-2 जन का ही मैंने ये बात सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पॉलिटिकल पर्सनालिटी होते हुए भी अगर वो ये बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे भविष्य में कुछ करना होगा तो मैं इन युवाओं के लिए जरूर करूंगा। तपती धूप में वो रोड पे लेट जाते हैं, बेड़ियां हाथ में लेके चल रहे हैं, रास्ते भर थाली पीटते चलते हैं, हर कैंप में रुक रहे हैं और लगातार यात्रा में चल रहे हैं। तो वो यात्रा उन परेशान लोगों की है, उन परेशान युवाओं की है। तो हमारे लोग, हमारी पार्टी उसको सपोर्ट कर रही। तो उस यात्रा के दौरान मुझे मेरा जो योगदान समझ में आया कि पार्टी के बेसिस पे और ह्यूमैनिटी बेसिस पे और युवाओं के लिए अगर योगदान समाज में है तो मुझे ये देना, समाज में मैं दे सकती हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए ये मुद्दा है कि मुझे योगदान देना चाहिए, इसलिए मैं चल रही थी। मैंने अपनी बातों को रखा, वहां उन लोगों से रखा, और मैंने अपनी महिलाओं, मैंने अपनी किसान के भी मुद्दे को रखा। मैं उस बेसिस पे बात कर रही थी, तो सभी लोग को बारी बारी साथ में चलने का मौका दिया था, और मैं अभी भी महिलाओं को लेकर वहां चल रही हूँ। मैम यहाँ से एक तो इस तरह से ये है, उसमें बड़ा और छोटा कोई मुद्दा नहीं है। वहाँ यहाँ तो मुद्दा समाज का चल रहा है, वहाँ सबको मौका दिया जा रहा है, वो लोग सबसे मिल रहे हैं। मैम हम लोग जनता के तरफदार हैं और हम जनता के सवाल को पूछते हैं। हाँ, मैं ये भी कहना चाह रही हूँ, जब जनता की बात आई, मैम 1 मिनट हमारा सवाल पूरा कर लेने दीजिए। कन्हैया कुमार के बगल में चलना छोटी बात नहीं है। जी जी, 3 लोग टिकट के दावेदार हैं जी। आप कहिए तो मैं सीधा नाम ले लेता हूँ, अशोक उपाध्याय, प्रकाश जी और आप जी, जिसमें एक लोग हैं जो कन्हैया कुमार के जस्ट बगल में चल रहे हैं। इसका मतलब हम मान लें क्या कि कन्हैया कुमार के नजदीक आप हैं, तो टिकट के भी सबसे मजबूत दावेदार आप हैं। देखिए टिकट कौन फाइनल करता है, कैसे होता है, वो आप भी जानते हैं। वो NSUI के प्रभारी हैं, वो यूथ का मुद्दा सभी लोग लेके चल रहे हैं, उसमें कन्हैया कुमार जी भी लेके चल रहे हैं, उसमें आप मुझे भी कह सकते हैं। आप जो बगल में चलने की बात कर रहे हैं, उसमें हर जनता से सभी लोग मिल रहे हैं। जो भी जनता अपनी परेशानी प्रॉब्लम लेके आ रही है, मुझसे भी कुछ महिलाएं आके मिलती हैं, लीगल भी ओपिनियन ले रही हैं, कुछ हेल्प है वो भी मुझसे मांग रही है, मैं भी उसमें। तो इस तरह से जिसका जो रोल है, जिससे जो मांगा जा रहा है, तो मैं भी उसी तरह से हूँ जैसे वहाँ की जनता है। वहाँ की जनता चल रही है, साथ में सपोर्ट है, युवा चल रहे हैं, मैं भी चल रही हूँ। मुझे ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लगातार चल रही हूँ। हो सकता है और लोगों के लिए नहीं इंपॉर्टेंट हो, ये लोगों को पॉलिटिकल मुद्दा दिखता हो, लेकिन मुझे ये सामाजिक मुद्दा दिखता है। मुझे लगता है कि बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है, और अगर मैं इसमें नहीं इन्वॉल्व होती हूँ तो मेरे लिए बिहार का होना या बिहार के लिए करना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं नाइंसाफी करूंगी उसके भी साथ और लोगों के भी साथ। दर्शकों एक बात हम आपसे बोलेंगे, मैडम एकदम सधे सधे जवाब दे रही हैं, और कोई भी आप बाउंसर करिए डिफेंसिव शॉट, खैर घेरने की कोशिश करेंगे हम लोग। चैनपुर ही आपने क्यों चुना? अभी आपको जो सदा सवाल लग रहा है, जब आप मैंने कौन बोला ना, BHU में एक चीज अच्छी थी कि वो इंसान अच्छा बनाते हैं। तो शायद वो जो आपको सदा सवाल लग रहा है, या आपको लग रहा है कि हम लोग घेर नहीं पा रहे हैं, वो शायद वो उसकी देन है कि आपके व्यक्तित्व बनाता है। तो जो आपका व्यक्तित्व होगा, वो बातें भी वही आएंगी।
जो आपकी आइडियोलॉजी होगी बातें भी वही आएंगी, जो आप चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं बातें भी वही आएंगी। अब हम चाहते हैं कि हम चैनपुर के लिए करें, मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चैनपुर ही क्यों, हम भी पूछ रहे हाँ हैं। पटना से भी क्यों, तो मुझे लगता है यहाँ कुछ नहीं है, इतनी खूबसूरत जगह है, पहाड़ है। जब मैं चैनपुर को, जो मैं शुरू में जो जानती थी, मैं यही जानती थी बहुत खूबसूरत जगह है, मैं बहुत जाया करती थी अधौरा। लेकिन वहां की जब समस्याएं मैं देखना शुरू किया, कुछ एनजीओ से बात की, मैं वहां पे लोगों के साथ रही हूँ, नक्सलाइट बेल्ट कह के डराया भी गया, मैं कभी नहीं वो करी, और मैं गई और कोई नक्सलाइट बेल्ट नहीं। एक दो मैं नेता से भी मिली जो इनडायरेक्टली बताया गया कि नक्सलाइट बेल्ट कुछ नहीं, हम आपकी तरह है। लेकिन सच्चाई ये है कि भाई उनके साथ नाइंसाफी हो रही तो उनकी आवाज कौन उठाएगा। तो मुझे जो प्लेटफॉर्म लगा कि नहीं, अगर मैं यहाँ के लोगों के लिए पूरी तरह से ब्रॉड लेवल पे कौन सा रास्ता है जो मैं कर सकती हूँ, तो मुझे ये समझ आया, तो मैंने इस पे एंटर किया। तो वो जब मेरे विचार है तो जब आप पूछेंगे तो वही आएगा, फिर उसमें कोई भी ऐसा पॉलिटिकल व्यू सोच के या पॉलिटिकल वो करके आएगा ही नहीं। लेकिन फिर प्रश्न है मेरे यहाँ से, 1985 के बाद कांग्रेस वहां से कभी नहीं जीती है, पूरा प्रश्न लीजिएगा, जी कभी सीट नहीं मिला। पिछले बार सीट भी मिला था प्रकाश जी को, तो 5000 वोट आया था। जी, आपको नहीं लग रहा है कि आप एक हारी हुई बाजी पे दाव लगा रही हैं आप? मैंने कहा कि मेरी पार्टी जनता पे विश्वास करती है, मैं भी जनता पे विश्वास करती हूँ, मैं लोगों के बीच में जा रही हूँ, संपर्क कर रही हूँ, लोगों का जो भी समर्थन मिल रहा है मैं उससे समर्थन ले रही हूँ, लोगों का प्यार विश्वास जीत रही हूँ, जोड़ रही हूँ लोगों को, वो उस बेस में मैं काम कर रही हूँ, उस बेस पे मुझे विश्वास है। और आप जब अच्छी सोच लेके चलते, मुझे एक क्वेश्चन और भी लोग, मैं जब उस यात्रा में चल रही थी, फर्स्ट डे था, तो मेरे अपने ही लोग थे, मुझसे उन्होंने पूछा कि आपको लगता है कि इससे कुछ चेंजेस आएंगे, मतलब वो कमेंट ही था, वो कमेंट, क्योंकि लोगों को लगता है कि बिहार का राजनीतिक समीकरण कुछ और है, यहाँ जाति और ये। तो मैंने कहा था कि ठीक है, डेटा बेस्ड कुछ भी हो, डेटा कुछ भी चलता होगा, जो डेटा होते हैं इतनी जाति समीकरण और ये, लेकिन मुझे कुछ चीजों पे विश्वास है कि अगर आप अच्छे इंटेंशन के साथ कोई काम, अगर ये पॉलिटिकल इंटेंशन है तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन अगर आपका इंटेंशन वाकई है कि मुझे पलायन पे बात करना है, मुझे युवाओं पे बात करना है, मुझे महिलाओं पे बात करना है, मुझे इस समाज की जो समस्या है, जो इस बिहार की सबसे बड़ी समस्या है, मुझे उस पे बात करना है, अगर आप उस इंटेंशन से चल रहे हैं तो उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो मेरा इंटेंशन क्लियर है, मुझे यहाँ के लोगों के लिए, मैं बीच बीच में कभी कभी कुछ लोग मिलते हैं, उनके आंख से मैंने आंसू भी देखे हैं प्रॉपर, और कभी कभी मैं उस समय कमजोर पड़ जाती हूँ। मुझे लगता है कि इतना लोगों का एक्सपेक्टेशन है, जैसे लगता है कि कौन आ गया, लोग वेट कर रहे हैं कौन आ गया, वो फिल्मी टाइप, मैं बोलूंगी तो लोग, मैंने एक दो लोग से बोला तो उन्होंने बोला, जवाब आया कि अरे तो फिल्मी टाइप लग रहा है। वो लग रहा है, फिल्में ऐसे नहीं बनती हैं, जितनी आप देखते हैं जो फिल्में स्टोरी बेस्ड होती हैं उनका स्टोरी देख लीजिए, और जो रियल स्टोरी बेस्ड फिल्में होती हैं उनकी स्टोरी देख लीजिए, बहुत अंतर होता है उसमें। जो रियल लाइफ पे जो फिल्में बनती हैं, आप देखते होंगे कि अनइमेजिनेबल होता है, इमेजिन नहीं किया जा सकता, ऐसा भी हो सकता है। तो सच्चाई ये है, जिंदगी की जो सच्चाई है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरा इंटेंशन क्लियर है, इसलिए मुझे विश्वास है। मैम, अभी आपने अधौरा का नाम लिया जी, और अधौरा के विकास में जो सबसे बड़ा बाधक है वन क्षेत्र होना, सेंचुरी जी, होना, जी। इस समस्या से आप कैसे पार पाएंगे? देखिए, यहाँ इस मुद्दे को भी लेके काफी लोग इसके पहले भी चुनाव लड़े और जीते, तो मैं ये कहूंगी कि वन क्षेत्र का जो लॉ है, चाहे एक्ट है, वो बनाया गया है वन क्षेत्रों को या आपकी ही भलाई के लिए बनाया, बशर्ते वो एक्ट या लॉ ऐसा बनना चाहिए जो कि वही सेम चीज, मैंने जो आपने शराबबंदी पे कहा कि आप लोगों, जो वहाँ के लोकल लोग हैं जो उस पर डिपेंडेंट है, उनको हार न पाओ, उनका लॉस ना करते हुए आप कैसे उस एक्ट को लागू कर सकते हैं, उस एक्ट को चला सकते हैं। मैंने बोला ना, कानून बनाना बहुत आसान है, उस कानून को चलाने में समस्या आती है, उस पर आपको अपना वो रखना है, कमांड रखना है। तो आप उस स्थिति में रहिए, आप उसको कमांड करिए और उसको लोगों को का लॉस मत करिए। उनके पास है ही क्या, वहां के लोगों के पास है क्या, सरकार से कोई, या तो आप उतनी सुविधा दीजिए कि उनको वन सामग्री पे और वन जीवन पे नहीं डिपेंडेंट रहना पड़े। वो वहाँ के जानवर भी वहाँ के सिर्फ घास पे डिपेंडेंट है, घास मिलेगा तो जानवर पलेंगे, नहीं तो कुछ नहीं मिलता वहाँ। मतलब जानवर मतलब पशु पक्षी, जो पशु ये जो है घरेलू पशु जो होते हैं, गाय भैंस, में इनकी बात कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप या तो जिम्मेदारी लीजिए, या तो फिर आप ऐसे एक्ट बनाइए जो कि और लोगों को
हारना। आप सिर्फ पॉलिटिकल उस करने के लिए, अचीवमेंट के लिए, या एक मैंने ये विभाग बना दिया, मैंने उस पे लागू कर दिया, मैंने एक्ट बना दिया, तो ये कहीं नहीं सही है। मैम, आपने बोला, हम एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पर जाते हैं। इमेजिन करिए कि आपको टिकट मिल गया, आप चुनाव मैदान में हैं, आपके सामने मंत्री जमा खाए, आप नहीं मानते हैं कि टफ रहेगा थोड़ा? जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। आप देख सकते हैं अभी यहाँ 4 विधानसभा हैं आपके इस जिले में, लेकिन आपको ये महसूस किया होगा आपने भी, और मैंने लोगों से भी ऐसा व्यू पाया है कि मेरे विधानसभा में सबसे ज्यादा जनसंपर्क चलने लगा इधर कुछ दिनों से। तो अगर सेटिंग्स, अगर और भी जो प्रोसेस हैं चुनाव जीतने के, अगर वही सब कुछ होता और उसी पे लोग चल रहे थे, पहले टिकट मिलेगा, फिर और तो इधर उधर सेट करके हम कर ही लेंगे, जो कि इसके पहले चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जनता की ताकत और जनसंपर्क इतनी बड़ी चीजें हैं जो मैंने शुरू की, लोगों से मिलना शुरू किया, कि उसका ये, अभी आपने पूछा ना रिजल्ट आपका क्या आएगा, इतने ही दिनों में रिजल्ट दिख गया कि लोग वो जो सेटिंग रखे हुए थे, एक के ऊपर एक, मैं ये सेटिंग करूंगा, ये सेटिंग करूंगा, वो सारी सेटिंग धराशायी हो गई और सब मैदान में। मतलब मेरे विधानसभा में हर पार्टी के लोग, और मेरे पार्टी के लोग खास तौर से सब जनसंपर्क में लगे हुए, और मुझे देख के खुशी होती है। मुझे लोग दिखाते हैं, देखिए इन्होंने ये प्रोग्राम कराया, मैडम जी इन्होंने ये प्रोग्राम कराया, मैं बहुत खुश होती हूँ। मैं यही तो चाहती थी, मैं यही चाहती थी। मैंने बोला ना कि मुझे यही चाहती थी कि वो जो राजनीति है वो राजनीति की तरह रहे। कूटनीति को राजनीति का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। राजनीति का जो एक कॉन्सेप्ट है, जो जनता के लिए राजनीति है, वही होना चाहिए। और अगर वो चल रहा है तो मुझे बहुत खुशी है। मैं यात्रा में हूँ, कुछ दिनों से नहीं हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा कॉल्स आते हैं जो पर्सनली, भाई जनता है, सभी लोग आपके समर्थक हैं, मैडम ये क्षेत्र में है, आपको आना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। अगर ये भी किसी को है कि मैम 15 दिन के लिए नहीं है या 10 दिन के लिए नहीं है, मैं उसमें मैं कुछ लोगों से जनसंपर्क करूँ, अच्छी बात है ना, बशर्ते मैं जनता से यही अपील करती हूँ। और मैं आज आपके प्लेटफॉर्म पे भी कर रही हूँ, मैं लोगों से भी मिलती हूँ, मैं बार बार यही कहती हूँ, आप मुद्दा विकास का रखिए, आप रखिए नहीं। जहां कोई जाति धर्म और इस तरह की बातें करे, आप क्रॉस करिए कि मुझे ये नहीं चाहिए, बहुत हो गया, बहुत साल बीत गया, ठीक है, अब हमें खाना पीना जीना है ना, कम से कम पानी नहीं मिलता है यहाँ लोगों को पीने के लिए, पानी की समस्या है, और जाति धर्म के नाम पे वो कितने दिन जिएंगे। तो अब जनता कर रही है, अब लोगों से कर रही है, लोग अब उस पर बात कर रहे हैं, अब आने लगे हैं, और भी जो प्रतिनिधि के तौर पे अपने आप को देख रहे हैं, चुनाव टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो लोग भी सेम पैटर्न अपना रहे हैं। तो मुझे अब ये प्रूफ हो गया कि ये तरीका अच्छा है। जनता कितनी बड़ी चीज है, सबको समझ आ गया। अगले सेगमेंट में हम लोग पहुंचते हैं और 2000 प्रश्नों का हम लोग का रैपिड फायर होता है। आपको छोटा छोटा आंसर या एक शब्द में बोल देना है। सबसे युवा नेता कौन, मोदी या राहुल? युवा, ऑब्वियस सी बात है, राहुल है। आप लोग प्राकृतिक, वो भी तो समीकरण देखिए, प्राकृतिक चीजें भी तो होती है। दोनों अपने आप को युवा बोलते हैं। नहीं, युवा बोलने से, अब मैं ऐसे भी औरतें तो अपनी एज छुपाती हैं, मैं 12 साल की बोल दूंगी तो ये सच तो नहीं हो जाएगा। सामाजिक न्याय का सबसे पुरोधा कौन, लालू या नीतीश? सामाजिक सोशल जस्टिस के मामले में मैं इस समय तो मुझे सिर्फ राहुल जी दिख रहे हैं। अच्छा, हाँ, राहुल इस समय तो मुझे राहुल जी दिख रहे हैं। अच्छा, ठीक है। सामाजिक न्याय की बात वही कर रहे हैं। नीतीश जी क्या बात कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं आपके सोशल मीडिया, तो उनको दिखा रही है। मैम जी, सबसे चैलेंजिंग काम कौन है, समाज का नेतृत्व करना या वकालत करना? नेतृत्व करना। वकालत तो कोई भी कर सकता है। मैम सबसे बढ़िया आपको क्या पसंद है, पिज्जा या लिट्टी चोखा? देखिए, मैं लिट्टी चोखा मैं इसलिए कहूंगी, जब मुझे घर का बना हुआ, जो खुद के हाथ का, या खुद से बनाओ या घर का बना हुआ है, ऐसे भूख लगी है, ऑर्डर करना है, बाहर में पिज्जा खा लो, लेकिन अगर प्रॉपर खाना है तो लिट्टी चोखा घर का बना हुआ, सिंपल रेसिपी है। हाँ, घर का, जो घर पे बनते हैं, जो उपले पे बनता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैम अपने विधानसभा की 5 समस्याओं के बारे में हमको बताएं। मेरे विधानसभा में तो 500 समस्याएं हैं, लेकिन मैं 5 की बात करूँ, बेसिक जो समस्या मैं बोलती हूँ, सिंचाई की, आपने जो ये कहा वन संरक्षण वाला, जो वहाँ के लोगों को समस्या आ रही, एक वो है। महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य से लेके, शिक्षा से लेके, और युवाओं की समस्या, बेरोजगारी, और किसान। 100% यहाँ किसान है। 5 समस्याएं बेसिक है और बहुत बड़ी समस्या है। मैम हम लोग साक्षात्कार के उत्तरार्ध में पहुंच चुके हैं। युवा में वो पलायनवाद, और पलायनवाद ये 5 में आता है। आपके किसान भी पलायन, अभी ये जमीनें चल जाएंगी, किसान कहाँ जाएंगे?
पलायन की तरफ ही जाएंगे। आपके युवा वर्ग पलायन की तरफ जा रहे हैं, महिलाएं इससे इफेक्ट हो रही हैं, आपके बेटा परिवार के लोग आपके साथ नहीं है, तो कहाँ समाज का रह गया, कहाँ समाजवाद रह गया, उसमें जीवन कहाँ है? लोग जीने के लिए खा रहे पी रहे, लेकिन उसमें जीवन है? जीवन क्या है? एक पारिवारिक सौहार्द ही तो जीवन है। समाज क्या बना? पलायन की समस्या का आप कैसे निवारण करेंगे? निवारण कर, उसके लिए हम लोग चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। जब अपनी सरकार आएगी, जिस पे बात होगी, जो भी पलायनवाद के लिए कौन कौन चीजें इन्वॉल्व हैं उसमें, उस पे ध्यान, वो प्रोसेस लंबा है और उस पे काम होगा, क्योंकि हम ये मुद्दा लेके चल रहे हैं। इसी मुद्दे को हम, आप मुझसे क्वेश्चन भी किया गया कि कहीं ये आपको नहीं लगता है चुनावी मुद्दा है, चूंकि चुनाव आना है? मैंने बोला, मैंने आंसर दिया कि होना भी चाहिए। पहले मैंने बोला ये तो चुनावी मुद्दा है नहीं, इसको सोच के हम लोग नहीं चले, क्योंकि पेंडिंग भर्ती वाले काफी कुछ राहुल जी के भी पास अपनी समस्या लेके गए, ट्वीट किया, वहां पे काफी दिनों तक वो गए, तो उनको लगा कि आपको बिहार में कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर ये चुनावी मुद्दा बनता है तो सबसे अच्छी बात है, बनना भी चाहिए। हम लोग इंटरव्यू के उत्तरार्ध में पहुंचे हैं और यहाँ हम लोगों का एक सेगमेंट होता है कि हम गेस्ट को पूरा छूट देते हैं कि आप हमसे सवाल पूछ लीजिए, आपको जो कुछ सवाल हमसे पूछना है आप पूछ सकते हैं। जैसे आपने जो सवाल कहा वकालत करने की, हालांकि यहाँ पे तो आपको क्रॉस क्वेश्चन ही करना है, लेकिन मुझे लगता है कि वकालत करने के अलावा क्या हम अपने व्यक्तिगत तौर पे, अगर मीडिया को देखा जाए, क्या उनके अपने आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए कि मुझे यहीं तक, आप अगर पॉजिटिव नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट निगेटिव भी नहीं करिए? मेरा ये क्वेश्चन है। मेरा मतलब आपका सीधा सवाल है कि मीडिया को निष्पक्ष रहना चाहिए। हाँ, निष्पक्ष भी नहीं, सही को सही और गलत को गलत। बस मैं ये कह रही हूँ, किसी के लिए भी मैं मीडिया 3 चीजों में जाकर फंसता है, एक प्रशासन, एक नेता और तीसरा संसाधन। हमें संसाधन भी चाहिए, हमें प्रशासन से भी समर्थन चाहिए और हमें नेता से भी समर्थन चाहिए। और एक समय आता है कि तीनों हमारे पास नहीं रहता है। कल को प्रशासन किसी खबर के, प्रशासन कब चाहेगा कि उसके नाकामियों को या उसके भ्रष्टाचार को सामने आए? हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता का वोट ये सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन उसको निष्क्रिय कर दिया गया है आपका। लेकिन आप चौथे स्तंभ, मैं बस बोल रही हूँ, आप चौथे स्तंभ है। तो इन तीनों जो प्रॉब्लम है, जो तीनों स्तंभ और बच रहे हैं, जिन्हों का आपने नाम लिया, तो उसको आप कैसे अपने आप से नहीं जोड़ पा रहे हैं? मैं बस ये जानना, मैं उसी पे आ रहा हूँ मैम। अब हम लोगों को क्या समस्या है मैम कि अगर हम प्रशासन की कोई स्कैम को या कोई नाकामी को हम लोग दिखाते हैं तो सीधा फोन आता है, एक FIR करेंगे और आप चले जाएंगे। ठीक है, अब तो आप ये बात सुन लीजिए। ठीक है, तो जब FIR हो जाता है तो मैम हमारे पीछे कोई नहीं रहता है, सिर्फ अकेले हम रह जाते हैं। मैं ये बोल, इसलिए हम लोग को बचना, तो इसलिए तो ऐसे तो फिर कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा ना, जनता की भी लड़ाई जो लड़ रहा है, जो प्रतिनिधि या कोई लड़ रहा है तो कोई नहीं। मैं ये कहना चाहूँ, आप जनता की आवाज है, आप चौथे स्तंभ है, तो आप जनता के बीच में ये बातें क्यों नहीं रखते? जैसे आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, चाहे और किसी से, तो आप लोगों से, जैसे मैं बोल रही हूँ कि लोगों से, यार राहुल जी या हमारे कोई भी नेता जो लोगों से मिलने की मुहिम चालू की है कि नहीं, हमें जैसे मीडिया नहीं दिखा रही, जो भी कवरेज दिखा रही उन्हें दिखा रही, लेकिन जब ये यात्रा चल रही है तो जितने लोगों से हम लोग जुड़ रहे हैं, जितने लोगों के पास मैसेज जा रहा है, वो तो प्रैक्टिकल मैसेज है, उसको कोई रोक पा रहा है? नहीं रोक पा रहा है। चाहे मीडिया उसमें कितना भी कर ले और उसको निगेटिव भी दिखाने की कोशिश करे। तो मैं बस यही करना चाहूंगी, तो फिर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना कि वो जनता के बीच में आपको मैसेज, आप यही इसी का बनाइए कि हमारे ऊपर FIR हो रहा है, आप इंटरव्यू लीजिए, सबसे इंटरव्यू लीजिए, उनकी समस्या को दिखाइए कि उनके ऊपर कैसे FIR होता है, जानबूझ के उनसे जो है कि वसूली की जा रही है, सारा कुछ उनकी परेशानी को भी दिखाइए। आपको कौन रोक सकता? कितना FIR करेंगे? ठीक है मैम, कितना FIR करेंगे? अब इंटरव्यू को हम लोग लगभग समाप्त करने में आ रहे हैं। आपको कैसा लगा इंटरव्यू? नहीं, इंटरव्यू बहुत अच्छा था और मुझे आपने अभी मुझसे निष्पक्ष होकर क्वेश्चन किया, इसलिए मुझे अच्छा लगा। जो मैं एक्सपेक्टेशन रखती हूँ। कैमरे पे बोल दीजिए कि वंदे भारत समाचार को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। जी, आप लोग सभी यहाँ के लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप वंदे भारत समाचार का जो इनका है प्लेटफॉर्म, उसको आप लोग सपोर्ट करिए और आप लोग इनसे भी डिमांड करिए कि आपकी आवाज, आपकी बात ये लोग पहुंचाएं ऊपर तक। दर्शकों, हम भी उम्मीद करते हैं कि बहुत आनंद आएगा, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा। जितनी हमारी क्षमता थी, जितनी हमारी बौद्धिकता थी, उतना हमने प्रश्न करने का प्रयास किया। और कुछ प्रश्न अगर आपके रह जाएंगे, आप कमेंट में लिख लीजिए, फिर हम निवेदन करेंगे और इनसे आकर फिर प्रश्न पूछेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए।